ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। किन राज्यों से बीजेपी को फायदा हो रहा है और किन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है 24 के लिहाज से, इस पर लगातार चर्चा जारी है। बात अब करेंगे दक्षिण के राज्यों की। दक्षिण के राज्य में क्या बीजेपी कोई कमाल कर पाएगी? जहां बीजेपी सबसे कमजोर समझी जाती है, क्या वहां पर बीजेपी कोई कमाल कर सकती है? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार बीजेपी के लिहाज से नतीजे क्या रहे 2019 के लोकसभा चुनावों के, वो आपको समझा देते हैं। कुल 131 सीटें हैं इन राज्यों में और 27 सीटों पर ही बीजेपी सिर्फ जीत पाई थी। कर्नाटक सबसे मुफीद रहा था बीजेपी के लिए। 28 सीटें यहां पर हैं, जिसमें से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तेलंगाना की बात करेंगे तो 17 सीटें तेलंगाना में है, 1 सीट बीजेपी जीती थी। तमिलनाडु में एक भी सीट पर बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। आंध्र प्रदेश, केरल में भी बीजेपी को एक सीट नहीं मिल पाई थी। पुडुचेरी में जरूर एक सीट बीजेपी जीत पाई थी और लक्षद्वीप में एक सीट जो है वो जरूर है, लेकिन एक भी सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 27 सीटों पर ही बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब रह पाई थी। अब इसमें से कौन सा राज्य है जिसे बीजेपी सबसे मजबूत मानकर चल रही है, जिसमें बीजेपी को अभी भी गुंजाइश है? इसी पर आइए करते हैं चर्चा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद हर्षवर्धन जी, बीजेपी को क्या अभी भी उम्मीदें हैं कि पिछली बार वाला परफॉर्मेंस बीजेपी दोहरा पाएगी? देखिए, तो कि हम लोगों को ये कहना बंद करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कमजोर पार्टी है। कांग्रेस से ज्यादा लोकसभा सांसद उसके हैं दक्षिण भारत से, और 26 सीटें वो अगर कर्नाटक में 28 में से जीत लेती है, 25 प्लस एक जो निर्दलीय सांसद जीती थी वो भी आ गई भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी वो कलीगा नेता है वो। तो मुझे लगता है पहले तो ये कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर उन चारों राज्यों को, खास करके जिसको हम कहते हैं ना कि अगर दक्षिण भारत के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं दुर्ग, जो प्रवेश द्वार है दुर्ग का, कर्नाटक, वहां से घुस गई, अंदर नहीं जा पा रही। अब अंदर सोचिए कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी डबल हो गई, उसका मत प्रतिशत 6 पॉइंट समथिंग से 13.88 हो गया। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। और अगर कर्नाटक और तेलंगाना दो राज्यों में, एक राज्य में लगभग पूरी सीटें और दूसरे राज्य में 4 सांसद जिताने में कामयाब है, इसका मतलब कि उसका आधार बढ़ा है। अब सवाल यह कि 19 से 24 में स्थिति क्या बदली? 19 से 24 के बीच में एक विधानसभा चुनाव वो हारी, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उसका अपना मत प्रतिशत कर्नाटक में बहुत कम नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा, जनता दल सेकुलर अब अपना, जिसको कहें कि राजनीतिक जोखिम लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कर रहा है। तीसरी बात यह, तेलंगाना में कांग्रेस के बाद एक बड़ी फोर्स के तौर पर, नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पर वो दिखती है। तमिलनाडु में के अन्नामलाई की अगुवाई में वो लगातार अपने पांव जमा रही है, और पहली बार है कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स थी, जो डीएमके और एडीएमके के बीच पेंडुलम की तरह घूमती थी, उसमें एक नेशनल पार्टी स्पेस बना रही। केरल में भले वो जीत पाती नहीं है, लेकिन वो मुद्दे तय कर रही है। अभी हाल के दिनों का सबसे बड़ा प्रदर्शन अगर सरकार के खिलाफ किसी ने किया तो वो एबीवीपी के लोगों ने वहां किया है। वहां जिस तरह से संघ की अपनी जमीन है, तो यूं कहना कि खत्म हो नहीं। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखें, सीटें जीत पाएंगे क्या? कर्नाटक, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। तमिलनाडु में अभी भी उसके लिए गुंजाइश बहुत कम है, और यही स्थिति केरल में है। लेकिन आप सोचिए कि मिलकर तो पौंडीचेरी में भी सरकार बना लेते हैं, तो इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। देखिए, कर्नाटक हो या फिर दक्षिण के जितने भी राज्य हों, इन राज्यों में बीजेपी अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रही है, जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। और कर्नाटक से ही कई मुद्दे हैं जो सेट भी होते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्या काम आएगा इन राज्यों में, यह भी बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में जो खबर आई है वो ये कि कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने जो फैसला बीजेपी सरकार ने लिया था हिजाब पर बैन लगाने का, वो हटा दिया गया है। यानी खुलकर यहां पर ध्रुवीकरण होता है और इसी ध्रुवीकरण के लिहाज से चुनाव लड़ने की कोशिश की जाती है। क्या राहुल जी, ये ध्रुवीकरण 2024 के चुनाव में भी काम आएगा? जो मुद्दे कर्नाटक से निकलते हैं वो बाकी राज्यों में भी बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी? मैं इसे ध्रुवीकरण की तरह नहीं देखता। मैं इसे देखता हूं कि किस तरह से दक्षिण भारत ने जो है उत्तर भारत में बीजेपी के कामकाज या फिर बीजेपी के जो विकास कार्य हैं, और किस तरह से जो जहां पर बीजेपी की राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, किस तरह से उन राज्यों का विकास हुआ है। उसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा जो है एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश है, बाकी जो है एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से अगर दोनों जहां पर राज्य में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार हो तो किस तरह से विकास होता है, ये देखा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हैदराबाद में इस साल के शुरू में ही जो है बीजेपी ने एक प्रशिक्षण शिविर रखा। उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आए? उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों ने भाग लिया वो लिया तमिलनाडु से। यानी तमिलनाडु में भी बीजेपी जो है वो बहुत तेज़ी से अपने संगठन को जो है वो आगे बढ़ा रही है, और वहाँ पर
वो अपने सहयोगियों को भी तलाश कर रही है कि किन किन के साथ जो है मिलके चुनाव जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और वहां पर एक बड़ी फोर्स की तरह बीजेपी जो है जाएगी, जहां 2 जनरल सेक्रेटरी उन्होंने तरुण विज और सुनील बंसल, इन लोगों को लगाया था कि वो दक्षिण के राज्यों पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें और 60 सीटों का जो लक्ष्य है बीजेपी का जो दक्षिण भारत में है, उसको किस तरह से पूरा किए, उसका सारा समीकरण जो है वो बनाए। जैसे हमने देखा कि तेलंगाना में जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें किस तरह से वोट परसेंटेज जो है बीजेपी का बढ़ा और किस तरह से जो है वहाँ पे सीटें भी विधानसभा में बढ़ी। हमने ये देखा कि किस तरह से 2 राज्य जो हैं, कर्नाटक और तेलंगाना, वहाँ पर बीजेपी की लोकसभा की सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि और केरला में, जैसे कि हर्षवर्धन बता रहे थे कि केरला में किस तरह से आरएसएस और बीजेपी का काम जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। आरएसएस का तो धरातल पे काम दिखाई देता है, बीजेपी किस तरह से वहाँ पर जो मुद्दे हैं उन्हें तय कर रही है, वहाँ के मुद्दों को आगे बढ़ा रही है, राष्ट्रीय स्तर पे भी आगे बढ़ाती है या उठाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में इस बार हमें जो है काफी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। देवेंद्र, बीजेपी दक्षिण भारत को लेकर क्या तैयारी कर रही है, क्या रणनीति बना रही है? तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा किन राज्यों में बीजेपी संभावनाएं तलाश रही है? और कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा बात करें तो तमिलनाडु और केरल में कुछ खास होना नहीं है। नंबर्स के हिसाब से बात करें, 2024 लोकसभा सीटों के हिसाब से बात करें तो इन दोनों राज्यों में कुछ खास होना नहीं है। पार्टी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टी लगातार मेहनत ये कर रही है क्योंकि वो भविष्य का लेकर सोचते हैं कि आपको जनाधार ऐसे ही बढ़ाना है, एक बार में नहीं बढ़ता। आंध्र प्रदेश में लेकर पार्टी अभी भी कसमकस में है, क्या टीडीपी के साथ गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर टीडीपी और पवन कल्याण के साथ बीजेपी जाती है तो तभी कुछ सीटों पे उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वहाँ पर दूसरा थॉट ये है कि क्योंकि वहाँ पर वाईएसआर है, क्योंकि केंद्र में, संसद में, दोनों ही सदनों में हमेशा से ही इनडायरेक्टली सही लेकिन सरकार के सभी महत्वपूर्ण बिलों पर उनके साथ ही होती है, तो क्या पार्टी ये खतरा पार्टी को उठाना चाहिए? क्योंकि अगर आप टीडीपी के साथ जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा सीट पार्टी देख नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ वाईएसआर अगर अच्छा करेगी तो उसमें ऑलरेडी इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ ही है, तो वहाँ पर एक कश्मकश है। बाकी 2 राज्यों की बात करें तो तेलंगाना में 9 से 10 सीटों पर ऐसा है कि बीजेपी बहुत मजबूती से लड़ेगी। अभी उसके 4 सांसद हैं और लगभग माना जा रहा है कि 7 से 8 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। दूसरी तरफ कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने काफ़ी कोर्स करेक्शन किया। पहला तो ये कि येदियुरप्पा की जो नाराजगी थी, बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया विजेंद्र को, अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी येदियुरप्पा के ऊपर कि लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त सफलता हासिल हो, ताकि जो विजेंद्र का ग्राफ है वो दिखे कि हाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके चलते रिजल्ट मिला। दूसरी चीज़ की देवेगौड़ा की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया गया है, उन लोगों की तरफ से 4 सीटों की डिमांड है, लेकिन हसन और मांडिया ये 2 सीटें ही उन्हें दी जाएगी, उसका भी फायदा मिलेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कर्नाटक चुनाव के दरमियान में, वहाँ था भी कि भले ही प्रदेश में उस समय की सरकार से लोगों की नाराजगी थी, उसके कई सारे कारण थे, लेकिन उस समय उन्हीं लोगों से पूछिए जो कि कांग्रेस को वोट कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में आप क्या करेंगे, तो उसमें सीधे सीधे विकल्प दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कर्नाटक में करिश्मा था, उसको विधानसभा चुनाव के नतीजे से ये सोचना कि उसमें कोई डिटोरिएशन है, वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली ठीक नहीं होगा, फैक्चुअली ठीक नहीं होगा, और वो फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। तो वहाँ पर कर्नाटक को लेकर बीजेपी निश्चिंत है, तेलंगाना को लेकर बीजेपी निश्चिंत है, तमिलनाडु और केरल में कोई खास उम्मीद नहीं, आंध्र प्रदेश को लेकर अभी कश्मकश है। प्राची? बिल्कुल, देखिए, और यही गुंजाइश बीजेपी तलाशने की कोशिश कर रही है। अगर कर्नाटक की बात करूं मैं समीर जी, तो जो गलतियां विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हुई कर्नाटक के चुनावों में, उन गलतियों को ठीक करना बीजेपी की प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वो करेक्शन किया भी है। येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है कर्नाटक के अंदर, कि जिससे वो लिंगायत वोट पे फोकस कर सके और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें जितवाने की भूमिका निभा सके। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना और कर्नाटक को मिला के जो 45 सीटें आती है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। पार्टी का मानना है कि 45 सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए, क्योंकि यही 2 ही राज्य भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जहाँ से उसे सीटें मिल सकती है। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ वाईएसआर कांग्रेस के सीटें ज़्यादा जीतने की संभावना है। अब तेलुगु देशम पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है कि नहीं होता है, किस शर्तों पर होता है, कितनी सीटें देते हैं और वहाँ कैसा प्रदर्शन होता है, इसके ऊपर तय करेगा। जहाँ तक रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद थी जब AIADMK के साथ गठबंधन में थी। अब वो गठबंधन टूट चुका है। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि 2014 में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 5% वोट मिला था, तो 2019 में वो 3.5% वोट बैंक पे आके रह गया है।
केरल के अंदर जरूर भारतीय जनता पार्टी एक हाथ से जीतने की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि वही ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हर चुनाव में बढ़ा है और अभी 14.5% भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में वोट परसेंट मिला था। तो केरल में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि एक हाथ सीट वो वहां से जीत सकती है, जिस हिसाब से वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। लेकिन इन 130 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस तेलंगाना और कर्नाटका की सीटों पे, बाकी और राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल 2024 में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। हो सकता है चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी AIADMK के साथ गठबंधन कर ले तो 1 या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतने की स्थिति में आ सके, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। तमिलनाडु में जिसमें बार बार हर्षवर्धन जी संभावनाएं कम कही जा रही हैं, फिर वहां बीजेपी ने अपनी रणनीति में इतना एग्रेसिवली चेंज क्यों लेकर आया? अन्नामलाई को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, शिकायत की गठबंधन के साथी ने, आपने उस शिकायत को नजरअंदाज किया और गठबंधन को तोड़ना आपने ज्यादा जरूरी समझा। ये बदलाव किस लिए फिर? नहीं, मुझे लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति को थोड़ा और ठीक से देखने की जरूरत है। कन्याकुमारी एक बार भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, दोबारा भले हार गई, वो उपचुनाव के बाद फिर वो जीतने की स्थिति में नहीं आई, लेकिन एक बार वो कन्याकुमारी वो सीट लोकसभा की जीत चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो के अन्नामलाई जो राजनीति कर रहे हैं वो नेशनल ऑल्टरनेटिव को तमिलनाडु में स्टैब्लिश करने की कोशिश है। 70 के दशक के बाद से, जब से कांग्रेस वहां आत्मसमर्पण कर गई द्रविडियन पॉलिटिक्स के सामने, तब से कोई नेशनल नैरेटिव वाली पार्टी वहां बन नहीं पाई। भाजपा उस गैप को फिल करती दिख रही है। आपको ध्यान में होगा जब सेंगोल आया संसद में और जिस तरह से वो अधिनियम के लोग आए, वो कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं थे, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। वो वहां के जो मठ हैं, जिसपे जो पिछड़े समाज के लोग हैं जाति के लिहाज से, वो वहां पर कब्जा उनका है, उनका बड़ा प्रभाव है वहां। अन्नामलाई पहली बार ये बात कर रहे हैं, वहां पेरियार के विरोध में कोई बोलकर और राजनीति कर रहा है, ये बड़ी बात है। इस पूरी डीएमके सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी? वो अन्नामलाई ने लड़ी। और अभी तो 2-2 मंत्री जेल में गए। मंत्री के खिलाफ जो मामला है भ्रष्टाचार का, वो गंभीर होता है। राज्यपाल के साथ संघर्ष मुख्यमंत्री का होता है। ओवरऑल वहां के लोगों को लगता है, एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि डीएमके की पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही। निश्चित तौर पर एडीएमके ने अपना गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो राजनीति है, हम उसमें अगर रहेंगे भाजपा के साथ तो मुश्किल होगी। लेकिन सनातन का नाश कर देंगे, हिंदू धर्म मलेरिया है, एड्स है, वो वाली राजनीति शायद 20 साल 10 साल पहले वाली नहीं रही है। इस बार हमको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सीटें भले ना मिले, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत इस बार साइजेबल बढ़ने वाला है। जो चमत्कारिक जैसा भी दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। जो एक मुद्दा उठाया गया, जो सनातन को लेकर अपमान किया गया राहुल जी, वो मुद्दा बेशक तमिलनाडु में काम ना करे, लेकिन ये इंडिया अलायंस के लिए कितना बड़ा गले की फांस साबित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो सनातन का मुद्दा है वो तमिलनाडु या जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ पर भी जिस तरह का, वहाँ पे अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो तमिलनाडु में या बाकी राज्यों में हिंदुत्व की जो को लेकर जो लोगों का झुकाव है, या जो उसको लेकर उनका मन में जो जिस तरह की आस्था है, वो मुझे कई बार लगता है कि वो उत्तर भारत के राज्यों से भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसा सोचना कि अगर सनातन का मुद्दा जो है वो दक्षिण भारत में जो है वो लोगों को लगा कि ये जो बाकी पार्टियां जो हैं वो हिंदू धर्म या सनातन के खिलाफ जो हैं वो काम कर रही हैं, तो वहाँ पर भी आपको, जैसे हर्षवर्धन बोले थे, बहुत बदलाव दिखाई देगा। और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि सनातन के मुद्दे बाकी जगह काम करेंगे, ये तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस तरह से, और ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ में तो मैंने कहा कि धर्म परिवर्तन का जो पूरा मुद्दा था वो जो है ट्राइबल एरियाज़ में छाया रहा और उसको लेकर बहुत ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुकाव रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जिस तरह की घटनाएं, खासतौर से राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं हुई और जिस तरह से कुछ जो एक धार्मिक घटना हुई जिसमें जो उदयपुर का इलाका है वहाँ पर हुई, उसको लेकर भी जो चुनाव है उसमें बात होती रही, उसमें बातें हुई कि किस तरह से जो है इस तरह के मुद्दे जो है वहाँ पे जो राज्य सरकार है उसे संभाल नहीं पा रही, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। तो उन्होंने चुनावों पे काफ़ी ज़्यादा असर डाला और यही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव के जो नतीजे हैं वो इस तरह के आए हैं। देखिए,
उत्तर भारत में बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो आंकड़ा 2019 का था उसे बढ़ाया जाए, लेकिन अब बात नॉर्थ ईस्ट की भी कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितने मजबूत मोदी नजर आते हैं और किस तरीके से बीजेपी यहां जीत के लिए आश्वस्त नजर आती है। कुल 8 राज्य हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के चुनावों में 26 में से 15 सीटें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जीती थी। तो बीजेपी को गुंजाइश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी है और बीजेपी यहां पर भी कोशिश कर रही है कि इन सीटों में इजाफा किया जाए ताकि 400 प्लस का आंकड़ा हासिल किया जाए। देवेंद्र, नॉर्थ ईस्ट को लेकर खासकर क्या रणनीति बीजेपी बना रही है ताकि उसकी चर्चा भी हो और 26 में से 15 सीटें पिछली बार जीती थी तो यह आंकड़ा बढ़ जाए, कम से कम 20 तक पहुंचे। और इस बार का आंकड़ा जो बीजेपी का है, जो टारगेट किया गया है वो 21 सीटों पे किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को संभालते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश संगठन से बात करें तो अलग अलग राज्यों में युवा नेताओं को लगाया गया है। जैसे डॉक्टर संबित पात्रा की बात कर लें, ऋतुराज सिन्हा की बात कर लें, इस तरह के युवा नेताओं को वहाँ पर भेजा गया है जो कि ग्राउंड पे लगातार काम कर रहे हैं। और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 20 से 21 सीटें आ सकती है। एक मणिपुर की अगर जैसे बात कर ले तो आमतौर पे चर्चा में आपको दिखेगा, क्योंकि मणिपुर में यह समस्या हुई कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर उसे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ग्राउंड पे जो फीलिंग है वो ग्राउंड पे फीलिंग की वजह कुछ और है। राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नैरेटिव और बनाने की कोशिश की जाती है और वहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या अपने पार्टनर के साथ जाकर बीजेपी को नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे छोटे छोटे जो दल हैं हर एक राज्य के हिसाब से, उनके साथ ट्यूनिंग ऑलरेडी आपने देखा होगा कि वो इस रूप में रहते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार हो उसके साथ ही जाना पसंद करते हैं। आगे भी उनको पता है कि केंद्र में किसकी सरकार रहेगी, तो उन दलों के साथ ट्यूनिंग को लेकर कोई समस्या नहीं। और पिछले दिनों ही हमने हेमंत बिस्वा शर्मा से जब पूछा था तो वो एकदम से उसी रूप में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि मणिपुर की जो समस्या है, क्योंकि उसका कोई तात्कालिक समाधान निकलना नहीं है, वो एक लंबी समस्या चलनी है, पहले से चली आ रही है, आगे भी वो चलनी है, तो उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन होने वाली बात नहीं है। लेकिन उसका लोकसभा चुनाव पे कोई असर पड़े, बीजेपी ऐसा नहीं देख रही है। बीजेपी तो हर्षवर्धन जी मानकर चल रही है कि 24 का चुनाव तो जीता जिताया है। कहा तो ये भी जा रहा है, माना तो ये भी जा रहा है कि जो सांसद आलाकमान से मुलाकात करता है तो सांसद को ये ताकीद की जाती है कि 24 तो हमारा पक्का है, आप 25 पर फोकस करिए, आने वाले विधानसभाओं पर फोकस करिए। तो 51% का जो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है ये अचीव होगा लगता है? नहीं, पूरे देश में तो अचीव करना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है प्राची। मुझे लगता है कि इतना आसान मान लेना ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कई बार सामने वाले की गलतियां वो आपके लिए प्लस कर जाती है। तो अब जैसे उत्तर दक्षिण का भेद कोई करने की कोशिश करे, कोई हिंदी गैर हिंदी का भेद करने की कोशिश करे, कोई ओबीसी कार्ड चलने की कोशिश करे, ये सब विपक्ष के लिए निगेटिव वाले खाते में जा रहा है, इधर प्लस करता चला जा रहा है। इसकी वजह से जो अमित शाह 2019 के चुनाव से लगातार कह रहे हैं और कई जगह तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसे करके दिखाया है, तो निश्चित तौर पर देश के एक बड़े हिस्से में, महत्वपूर्ण राज्यों में, ज्यादा सीटों वाले राज्य में और करीब वो 300 सीटें बैठती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 51% प्लस ये मतदाताओं को अपने पक्ष में ले पाएगी। लेकिन इसके बाद जो 243 सीटें हैं वहां 51% के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रहेगी। वहां उसकी कोशिश ये होगी कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस स्थिति में रहें, जो उस दूसरे वाले गठजोड़ का हिस्सा न बने। नंबर एक, अपनी कैसे हम थोड़ी सी कहें कि जो प्रतिशत के लिहाज से बढ़ाएं और सीटें कुछ मिल जाएं। तो ओवरऑल कहें भारतीय जनता पार्टी नारा कुछ दे, लेकिन उसकी कोशिश यही होगी कि 350, 350 सीटें वहां पर वो मजबूती से जीत की तरफ बढ़ सके। देखिए, राज्यवार आपने समझा कि बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस राज्य में बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है और कितना फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।